ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैट्स 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्विज 2 के लिए तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी आगे सब्जेक्ट की सीरीज़ आती रहेगी। ठीक है, चैनल पे बने रहें, इस वीडियो का एंड तक देखें पूरा, इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो अब हम लोग स्टैट्स 1 के प्रीवियस ईयर क्विज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आउट ऑफ 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हाउ मैनी क्यूज या बेसिकली लाइन्स ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कैन बी फाउंड। सो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में बेसिकली करना क्या है आपको, इसमें देखिए बेसिक आपको 8 बॉयज़ हैं, ठीक है आपके, और आपके 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो आपका इसमें सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे 8C3 इंटू में 5C2, यानी आप 8 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप इसे को सॉल्व करेंगे सो बेसिक आपका इसमें 560 आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे अगर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। सो टोटल बेसिकली आपका इसमें 5 होंगे। तो यानी एक अगर मान लीजिए इस तरीके से एक लाइन बनेगी। ठीक है, अब 3 लड़के हैं आपके यानी और 2 लड़कियां हैं, तो फिर उसमें 5 फैक्टोरियल वेज में आप उसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बेसिक है। ठीक है, ये आपको सिखाया जाता है फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग्स में। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल होगा इसका, तो इसका यानी 120 होगा। सो कितनी लाइन्स बनेंगी इसमें बनेंगी 560 इंटू में 120। ठीक है, जो कि आपको होगा 67200। तो ये इसका सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है अ लॉकर कैन बी ओपनड बाय 3 डिजिट नंबर बिटवीन 000 to 999. ठीक है, अ थीफ वांट टू स्टील द लॉकर. During the background check about the locker, he found that all digits of the passcode are unique and one of the digit is 4. What is the probability that the thief will open the locker? ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक चोर है, ठीक है, जिसको एक लॉकर खोलना है, जिसका पासवर्ड बेसिकली 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, आपका 000 से लेकर 999 तक। ठीक है, और इसमें एक डिजिट आपको दी हुई है, वो है 4। ठीक है, और बाकी इसमें आपका सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट है यानी यूनिक है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको क्वेश्चन दिया है। अब आई चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो इसमें मान लीजिए ये आपका 3 डिजिट पासवर्ड है, इसमें से एक डैश पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, 3 डैशेस हैं बेसिकली 3 डिजिट्स के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोगों ने 4 यहाँ पे पहले उसमें फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपके 0 से लेकर 9 तक मान ली टोटल 10 हुआ, तो उसमें से सिर्फ 9 डिजिट्स आ सकती हैं और अगले में आपकी 8 आएंगी क्योंकि डिस्टिंक्ट है। तो यानी ये आपका पहला केस बना जिसमें आपके 72 परम्यूटेशंस होंगी। इसी तरीके से आपके 3 केस बनेंगे। पहले में 4 यहाँ पे फिक्स होगा, दूसरे में 4 यहाँ पे फिक्स होगा और तीसरे में 4 यहाँ पे फिक्स होगा। तो सभी में बेसिकली आपका 72 परम्यूटेशंस होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 72 इंटू 3 यानी 216 कर दिया है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट थीफ विल ओपन द लॉकर होगा आपका 1/216। ठीक है, 216 आपका टोटल आउटकम होंगे इसमें। सो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें कह रहे हैं एन एनालिस्ट वांट टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, for which he selects 15 hospitals randomly from that district. Identify the sample and population. So basically इसमें आपको sample और population identify करना है ऑप्शंस में से। सो मैं बता देता हूँ। देखो सैम्पल आपका बेसिकली सबसेट होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, और इसमें आपका सैम्पल बेसिकली 15 हॉस्पिटल्स हुआ जो कि आपका बेसिकली सर्वे करके हुआ है। ठीक है, और पॉपुलेशन आपका ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 में सैम्पल और पॉपुलेशन को लेकर के। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे इसमें, फोर्थ क्वेश्चन पे। आइए चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो अब हम लोग बात करेंगे इसमें फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका अजय स्पीक्स ट्रुथ इन 50% केसेस वाइल विजय स्पीक्स ट्रुथ इन 90% केसेस। और फिर इसमें है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अजय एंड विजय विल कॉन्ट्रडिक्ट इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट।
सो बेसिकली आपका अजय जो है इसमें वो 50% केसेस में ट्रुथ बोलता है, और थोड़ा सा झूठा है, और आपका विजय जो है वो 90% केसेस में ट्रुथ बोलता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये दोनों जो फैक्ट बताएंगे वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसमें देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखें, आप फॉर्मूला बता देंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, ठीक है। और अगर आपको नॉन मतलब जो इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। सो बेसिक ये दोनों फार्मूले आपके दिए हैं, ठीक है, इन्हीं दो का यूज़ होगा इसमें। और आपका कॉन्ट्रडिक्शन निकालने के लिए सो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे एक्स जब ट्रू है एंड वाई फॉल्स है, उस तरह प्लस आपका वाई ट्रू है और एक्स फॉल्स है, ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपका एक्स जो है वो आपका अजय है, ठीक है, वाई आपका विजय है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका पी एक्स होगा 50% है जो कि आपका अजय का है, तो 50/100 यानी 1/2, ठीक है। और इसी तरह आपका पी एक्स डैश होगा 1/2 यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन अजय स्पीक्स फॉल्स, ठीक है, उसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। और इस तरह पी वाई आपका होगा 90/100 यानी 9/10, और पी डैश वाई होगा आपका 1/10, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे बेसिकली। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर 1/2 आता है, ठीक है, 1/2 यानी 0.5, ठीक है। सो हम लोग इसमें 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। इन अ गेमिंग रूम 2 brothers and 4 other boys are playing together in a particular game. How many ways can all the boys be seated in a circular order so that 2 brothers are not seated together? सो बेसिकली इसमें आपके 2 भाई हैं, ठीक है, और 4 यानी टोटल 6 लोग हैं इसमें एक कमरे में, जो कि एक सर्कुलर ऑर्डर में बैठे हैं, ठीक है। और हम लोगों को ये बताना है कि कितने वेज हो सकते हैं जिसमें ये जो 2 ब्रदर्स हैं ये एक साथ ना बैठे हों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। आइए चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो देखो यार, इस क्वेश्चन में बेसिकली सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए टोटल आपके इसमें 6 लोग हैं, ठीक है। 2 आपके ब्रदर्स हैं और 4 अदर बॉयज़ हैं, ठीक है। ये इन लोगों को हम लोगों को सर्कुलर ऑर्डर में बैठाना है, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्डर के लिए बेसिक इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, यानी अगर किसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन में इन 6 लोगों को बैठाएंगे तो वो होगा आपका 6 फैक्टोरियल, और वही चीज़ अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्डर में करेंगे तो वो n-1 फैक्टोरियल होगा इसमें, जो कि होगा आपका 5 फैक्टोरियल यानी 120, यानी 120 वेज में ये 6 के 6 लोग इसमें सर्कुलर ऑर्डर में बैठ सकते हैं। इसका बेसिक ये मतलब है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को निकालना ये है कि आपके जो 2 ब्रदर्स हैं वो एक साथ ना बैठे, इसका वेज निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि आपके जो 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है, वो साथ में बैठे हैं तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फिर वही चीज़ हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखिए इस तरीके से मैंने डैशेस बना रखे हैं 1 2 3 4, और ये 2 ब्रदर्स को एक साथ ले लिया है, ठीक है, ताकि ये एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है इसमें परमुटेशन में बेसिकली। तो इसमें हम लोगों ने देखिए 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये 5 सीट्स बना के रखी हैं इस तरीके से, ये सर्कुलर ऑर्डर में बैठेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, यानी ये 5 यहाँ पे n है तो n-1 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 फैक्टोरियल ये इसका है क्योंकि ये दोनों आपस में रीअरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में, सो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 48 वेज, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद इसके नॉट सीटेड टुगेदर हम लोग निकालेंगे, वो होगा 120 माइनस 48 यानी आपका 72 वेज होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो अब हम लोग इसमें 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलिए देख लेते हैं 7th क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो 7th क्वेश्चन इसमें है द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 9, हाउ मेनी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ए बी सी एग्जिस्ट, note A is equal to B or B is equal to C. Also A is equal to B is equal to C is allowed. Order triplet 4 3 2 and 2 4 3 are different. तो ये आपको बेसिकली एक ट्रिपलेट ऑर्डर ट्रिपलेट का क्वेश्चन दिया है। आइए चलिए इसको देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी है ये, और एक ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो इसका सम आपका 9 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने स्टिक का एग्जाम्पल लिया है
देख लीजिए ये आपकी 9 स्टिक्स हैं एक रो में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको दो प्लस के सिंबल लगाने हैं, इस तरीके से फिट करने हैं बीच में कि इसका सम आपका 9 आए, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से ये आप समझेंगे तो ये आसानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यानी 8C2 होगा आपका, 8C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 28 यानी 28 वेज में इस तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट आपके बनेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप रो 6 का एग्जांपल लेके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। सो बेसिकली देख लीजिए 9 6 है, इसके बीच में आपको एक दो कहीं पे प्लस के साइन लगाने ताकि एक ऑर्डर ट्रिपलेट बन सके, और आपको वो प्लस के साइन बीच में इन 6 के लगाने। सो यानी ये आपकी यहाँ पे 8 प्लेसेस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8C2 होगा आपका सिलेक्शन बेसिकली हम लोग करेंगे 8 में से 2 का। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन आपका जो है 8th क्वेश्चन, वो उसमें कह रहे हैं कि अ लोगो इज टू बी डिजाइंड with 5 horizontal strips using some or all colors, blue, black, red and green. In how many ways that can be done such that no two adjacent stripes have same color? So ये आपका क्वेश्चन दिया है इसमें 8th क्वेश्चन। एक्चुअली देख लेते इसको कैसे सॉल्व करना है। सो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 कलर्स दिए हैं, ठीक है, जो कि है आपका ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। और बेसिकली इसमें 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं आपकी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 3 केसेस लेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये चारों कलर्स लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद 3 कलर्स लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें 2 कलर्स लेंगे, ठीक है। और फिर इन सबको ऐड करके टोटल आपके नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सबके लिए। सो बेसिकली अगर हम लोग 5 स्ट्रिप्स लेंगे, चारों कलर्स इसमें लेंगे, यानी आपका ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रिप में आप चारों कलर्स रखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी बाकी बची आपके स्ट्रिप्स होंगी उसमें सब में 3-3 आएगा, क्योंकि आपके नो एडजेसेंट मतलब 2 एडजेसेंट में आपके सेम कलर नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली आपका इस तरीके से इसमें होगा, तो यानी 4 × 3 की पावर आपका हो जाएगा 4, तो यानी ये हो जाएगा 324 अगर आप इसमें चारों कलर्स लेते हैं। फिर इसके बाद अगर आप 3 कलर्स लेते हैं तो उसमें आपका 3 × में 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि होगा आपका 16 × 3 यानी 48। सो बेसिकली आपका 48 होगा इसमें। और फिर इन 4 कलर्स में से आप तीन कलर सेलेक्ट करेंगे, सो आपका 48 × 4C3 यानी 48 × 4 आपका 192 होगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसमें से 2 कलर्स का केसेस लेते हैं, सो हम लोग इसमें 2 × 1 की पावर 4 यानी 2 आपका बेसिकली। और फिर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4C2 जो कि आपका 6 होगा बेसिकली, तो आपका 6 × 2 12 हो जाएगा। सो बेसिकली आप 12 वेज में 2 कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर बेसिकली आपका 528 निकल के आ रहा है, ठीक है। 528 आपका इसमें आंसर आएगा। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो हम लोग बेसिकली अब 9th क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है ब्लड टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अमीरोट्रॉफिक लेटरल ALS। बेसिकली आपको 93% ऑफ द टाइम व्हेन ALS इज एक्चुअली प्रेजेंट, द सेम टेस्ट इंडिकेट्स दैट द presence of ALS 0.5% of the time when ALS is not actually present. 1% of the population actually has ALS. Calculate the probability that a person actually has ALS given that the test indicates the presence of ALS. So ये बेसिकली आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसमें हम लोग लेट करेंगे वाई को पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। और डी का मतलब होगा यहाँ पर डिसीज इज प्रेजेंट, और अप्रॉक्सीमेशन डी का मतलब होगा नॉट डी यानी डिसीज आपको प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बेस थ्योरम बेसिकली हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब आपका कोई चीज़ हो गई होती है और उसका हम लोगों को कॉज फाइंड करना होता है, मतलब बेसिकली फाइंडिंग द कॉज, ठीक है। तभी हम लोग बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके क्विज 2 में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, यानी PD/Y, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम लोग इज इक्वल टू करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Y/D इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज़, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपॉन में हम लोग टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा,
ठीक है। तो यानी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्लैश डी आपका होगा 0.93, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद आपका 1% आपका दे रखा है डिसीज हुआ है, तो 0.1 होगा इसका, 0.01। ठीक है। उसी तरीके से फिर हम लोग इसमें नीचे टोटल और प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यानी आपका यही चीज़ होगी प्लस आपका जो नॉन डिसीज़ वाला होगा प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। सो वो आपका है 0.0 यानी 0.5 ALS दिया है। सो आपका 0.005 इंटू 0.99। ठीक है। इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0.627 निकल के आएगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे किस तरीके से आपको टोटल और प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का यूज़ करना है। तो आइए चलिए उस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। सो बेसिकली देख लीजिए आप इसमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है बेसिकली। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी में लगी हुई होती है। सो यहाँ पे देख लीजिए आप पी ए है आपका, तो वो आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, इससे पहले, और पी बी जो आपका जो हो चुका होता है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी कंडीशन होती है, जिसका फॉर्मूला है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो बेसिकली आपका इस तरीके से होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक सिनेरियो लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के लिए। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए 3 बैग्स हैं आपके 1, 2 और 3। ठीक है, पहले बैग में आपके 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लू बॉल्स हैं। दूसरे में आपके 7 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। और तीसरे में आपके 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले फर्स्ट बैग निकालेंगे, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है हमको रेड बॉल फर्स्ट बॉल में से। ठीक है, तो ये होगा पहला आपका। फिर दूसरे बैग में से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सेकेंड बैग, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे को करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग थर्ड बैग, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बैग फ्रॉम द थर्ड बैग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट बैग या सेकेंड बैग या थर्ड बैग आपका होगा बेसिकली 1/3, क्योंकि आप यहाँ पे आपके 3 बैग्स हैं। ठीक है, तो उन 3 में से कोई एक बैग निकालेंगे आप, सो वो 1/3 हो जाएगा। और इसकी बात, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आपका होगा 4/10, और इसमें से यहाँ पे होगा आपका 7/10 और यहाँ पे होगा 5/10। और इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व करके टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। ठीक है, और आगे इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। तो अब हम लोग बेसिकली 10th क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का स्टार्ट 1 में। सो आइए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस से एक्स, वाई एंड जेड एंड द सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इज 100। सो बेसिकली आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 100 दे रखा है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड जेड आर 35%, 45%। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज ऑफ वाई एंड जेड। सो बेसिकली आपका इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड, जो कि आपकी 35% और 45% है। और इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ वाई एंड जेड। तो आइए चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, इसमें मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो बेसिकली आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक्स, वाई, जेड 100 है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है एक्स की 35 और जेड की 45। ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वाई एंड जेड, और बेसिकली आपका इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100 दे रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी गिवन है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको कैसे निकालना है। सो देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स हम लोग निकालेंगे इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 35। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपका एक्स आपका परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटू 100 करके इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपका एक्स यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जेड निकालेंगे, जो कि आपका होगा जेड अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 45। सो आपका यहाँ पे जेड आ जाएगा 45। फिर हम लोग y को निकालेंगे, y होगा बेसिकली आपका 100 माइनस 35 प्लस 45, यानी आपका हो जाएगा 20। सो उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे y और z की। सो बेसिकली इसमें बस हम लोगों को ऐड करना है, y प्लस जेड होगा आपका, जो कि होगा 45 प्लस 20,
यानी 65। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं बता दूं, अगर किसी को ना पता हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपका होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। या ये मान लीजिए आप इसको ना समझ पाए हो कहाँ से ऐसे आ गया, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सो इसमें मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो देख लीजिए आप, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स हुई। ठीक है, अपॉन में आपका सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका 100 होगा, इज इक्वल टू 35%। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख दिया, एक्स अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 35। यहाँ से हम लोगों की एक्स की वैल्यू 35 निकल आई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा है। अगर आप अभी भी इसमें क्वेश्चन में डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके मैथ्स 1 के, मैथ्स 1 के, सीटी वगैरह के, बाकी सब के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस क्विज 2 के लिए। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरह तैयारी करते रहें क्विज 2 की, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलते हैं, ओके बाय।